Hello everyone, welcome to exam mode. I am Shubham Verma and this is a very important video for your upcoming UPSC Prelims Examination 2026. इस वीडियो में हम लोग आपका गवर्नमेंट स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट स्कीम है, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आपकी रही थी, उनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, इससे आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके कवर हो जाएंगे। तो ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी के लिए, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। तो आइए बिना आपका टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ग्लांस दे देता हूँ, क्विक ग्लांस कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कवर करेंगे, बायो फार्मा शक्ति स्कीम कवर करेंगे, भारत विस्तार स्कीम, देन नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, देन समग्र शिक्षा 2.0, लखपति दीदी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम एंड देन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगे कि आपके सामने रखने चाहिए, ये स्कीम्स जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो फर्स्ट स्कीम है वो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 से रिलेटेड है। ये स्कीम आपकी यूनियन बजट 2026-27 में आपकी फिनांस मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस करी गई है। पूछा जाए इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि मीटी। ठीक है, ये मिनिस्ट्री है आपकी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इस प्रोग्राम का आपका नाम है। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पहले लाया गया था और अब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लाया गया है। तो इन दोनों में आपका अंतर क्या है पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद बाकी चीज़ें बात करते हैं। जो आपका 2021 में 1.0 जो मिशन लॉन्च किया गया था, उसका आपका फोकस था फाउंडेशनल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। उससे पहले हमारे देश में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कोई भी आपका प्रोग्राम इस तरीके का लॉन्च नहीं किया गया था। तो ये फर्स्ट आपका एक ट्रायल था, जिसके बाद गवर्नमेंट अब 2.0 मिशन लेके आई है। इसमें हम एडवांस स्केलिंग, डीप रिसर्च और एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हम लोग बना सके। तो इसलिए आपका 2.0 आपका मिशन लाया गया है। बेसिकली आपका सेमीकंडक्टर मिशन इंडिया को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये आपको लाने के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने भी आपके स्विच ऑन और ऑफ सिस्टम हैं, उसमें आपके सेमीकंडक्टर की चिप की ज़रूरत पड़ती है। सेमीकंडक्टर चिप आपकी सिलिकॉन से बनती है। किससे बनती है? सिलिकॉन से बनती है। और साथ ही साथ इसके फैब्रिकेशन के लिए, इसकी क्लीनिंग के लिए, इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सही तरीके से, माइन्यूट तरीके से आपका असेंबल करने के लिए रेयर अर्थ मिनरल की ज़रूरत पड़ती है। और रेयर अर्थ मिनरल का आपका लार्जेस्ट जो एक्सपोर्टर है वो कौन है? चाइना है। इंडिया के पास आपके थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के। चाइना सबसे ज़्यादा आपका एक्सपोर्ट करता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेकंड पे आपका है ब्राज़ील, जिसके पास सबसे ज़्यादा आपके क्या है? रिजर्व है रेयर अर्थ मिनरल के। तो इंडिया ने आपके पिछले फिनेंशियल ईयर में आपके 15 से लेके 20 बिलियन डॉलर, 15 to 20 बिलियन डॉलर अकेले आपके इंडिया ने क्या किया है? रेयर अर्थ मिनरल और सेमीकंडक्टर जो हैं आपके, ये इंपोर्ट किए हैं। ये सेमीकंडक्टर रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ मैं। और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो करीबन इंडिया ने आपके 100 to 125 बिलियन डॉलर का एक इंपोर्ट किया है आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट का, जिसमें सेमीकंडक्टर की चिप्स होती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डॉलर आउटफ्लो आपका हो रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये मिशन आपका लेके आई है ताकि सेमीकंडक्टर के फील्ड में हम लोग एडवांस हो सके और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन सके, ताकि हमारा डॉलर बच सके। अच्छा, तो चाइना आपका कितना एक्सपोर्ट करता है? चाइना अराउंड आपके 200 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। देखिए कितना आगे है वो हमसे। तो इसीलिए इंडिया ये आपका मिशन लेके आई है। इसलिए इस बजट में आपके 2.0 मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपए सरकार ने प्रोविजन के तौर पर रखे हैं, 1000 करोड़ का रखे हैं। इसको आपका क्यों लॉन्च किया गया है अगर ये पूछ लिया जाए तो ग्लोबल कोविड सप्लाई चेन जो आपकी डिसरप्शन हो गई थी, उससे मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ये आपका मिशन लाई है। स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस ऑन फ्यू कंट्रीज फॉर क्रिटिकल चिप। क्रिटिकल चिप के लिए हम कुछ ही कंट्रीज़ पे आपका डिपेंडेंट है, जो अगर उन्होंने मना कर दिया तो कल को हमारी मार्केट पूरी तरीके से स्टॉप हो सकती है, जैसे कि आपके चाइना, ताइवान।
राइजिंग डिमांड फ्रॉम की सेक्टर, जैसे कि आपकी एआई, डिफेंस, टेलीकॉम, ऑटोमोटिव, जितनी भी आपकी ये इंडस्ट्रीज हैं, इन सभी में आपके सेमीकंडक्टर की डिमांड है और इंडिया आपका एक बहुत बड़ा मार्केट धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आत्मनिर्भर बनना ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी या फिर हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंस होगी। नीड फॉर सेल्फ रिलायंस, रेजिलियंस एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ये हमारा टारगेट रहने वाला है। इसीलिए हम ISM 2.0 मिशन इंडिया ने लॉन्च किया है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव रहेंगे बिल्ड डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस फैक्ट्री, ठीक है, डेवलप सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो हाल ही में आपके एक तरीके से मैं कहूँ तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपकी मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई है। एक आपकी फैक्ट्री है जो गुजरात में जो सेमीकंडक्टर बना रही है, जिसका उपयोग हम लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग में तो कर ही रहे हैं, मतलब सामान बनाने में, जैसे मोबाइल वगैरह इन सब चीज़ों में, फैब्रिकेशन में, लेकिन साथ ही साथ हम लोग एक्सपोर्ट भी कुछ हद तक हमने स्टार्ट कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जानने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, रेयर अर्थ मिनरल अगर आपसे पूछ लिया जाए, रेयर अर्थ मिनरल कौन कौन से आपके होते हैं? रेयर अर्थ मिनरल जैसे आपका लैंथनम होता है, ठीक है, एक आपका यूरोपियम होता है, ठीक है, एक आपका वाई सिंबल होता है। अब ये सर्च कर लीजिए वाई सिंबल किस चीज़ का होता है। वाई सिंबल का जो एलिमेंट होता है ये भी आपका रेयर अर्थ एलिमेंट होता है। चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंडिया बहुत हद तक इसे इंपोर्ट करता है अपने काम के लिए, ठीक है। तो फोकस एरिया इसमें रहने वाला है इस प्रोग्राम का सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट बनाना, सेमीकंडक्टर मटेरियल आपके तैयार करना, चिप डिज़ाइन इकोसिस्टम इंडिया में क्रिएट करना और टैलेंट डेवलप करना, ताकि आपका एक तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को सिखाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में इंडिया रिसर्च हब बन सके और एक तरीके से एक्सपोर्ट मार्केट आपका बन सके। सो दीज आर द मेन फोकस एरिया ऑफ ISM 2.0। तो ये सारी चीज़ें हैं मेन से ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए और साथ ही साथ ग्लोबल सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए। मीटी आपका या फिर फिनांस मिनिस्ट्री ने ये अनाउंसमेंट आपके बजट में करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज सबके एग्जाम में आ सकता है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ठीक है। तो होपफुली इससे रिलेटेड अगर कुछ भी चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं, अगर आपसे स्टेटमेंट घुमा कोई फिर से पूछता है, तो आप लोग उसे टैकल कर पाएंगे। ये हाल ही में आपके बजट में स्कीम लॉन्च करी गई थी। तो अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्कीम पे। अब आपकी बायोफार्मा शक्ति स्कीम, जो कि आपके गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। गवर्नमेंट ने इसे आपके फिनांस मिनिस्टर ने बजट में अनाउंस किया गया था। इसकी नोडल मिनिस्ट्री आपकी रहने वाली है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इसकी आपकी नोडल मिनिस्ट्री रहने वाली है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। अब इसमें बायोशक्ति फार्मा का मेन आपका काम क्या है? ये इंडिया को एक तरीके से नंबर 1 मार्केट बनाने के लिए किस दो चीज़ों में, आपके बायोलॉजिक्स में और बायोसिमिलर्स में। बायोसिमिलर्स और बायोलॉजिक्स में इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ये प्रोग्राम आपका लाया गया है। इसके लिए टोटल आउटले 5 सालों के लिए आपका टारगेट रखा गया है, 10,000 करोड़ दिया गया है। कितना? 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये सबसे मेन है, याद रखिएगा। अब क्यों इसे लॉन्च किया गया? इंडिया में कई बार आप देखते हैं कि डिजीज़ का बर्डन, डिजीज़ को क्योर करने के लिए कॉस्ट बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इंडिया की सरकार सोच रही है कि क्यों ना हम लोग इसे अपने देश में ही ऐसी इनोवेटिव टेक्निक्स निकालें ताकि उसे अपने देश में क्योर किया जा सके और साथ ही साथ बहुत सारा पैसा भी आपका बच सके लोगों का, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, ऑटो इम्यून डिजीजेज, इस तरीके के आपकी क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, इन सब के लिए आपके दीज रिक्वायर एक्सपेंसिव बायोलॉजिकल मेडिसिन। हेंस इंडिया एम्स टू बिल्ड डोमेस्टिक कैपेसिटी टू रिड्यूस एक्सटर्नल डिपेंडेंस। इसी के लिए आपका ये मिशन लाया गया है, मेक इन इंडिया ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बायोफार्मा, इन सब चीज़ों के लिए ये स्कीम आपकी लाई गई है। अब इसमें मेन आपको 2 चीज़ें समझनी है, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर। अब बायोलॉजिक्स क्या होता है? बायोलॉजिक्स आपका ये होता है कि मेडिसिन को बनाना आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स से, उनके टिश्यू से, ठीक है, डायरेक्टली उनके सेल्स और टिश्यू से आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के, इससे मेडिसिन बनाना। मेडिसिन बनाने के अप्रोच से लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपको बायोलॉजिक्स कहते हैं। और अगर आपसे पूछो बायोसिमिलर क्या होता है, तो बायोसिमिलर एक तरीके से आपका नियर इक्विवेलेंट वर्जन होता है आपका बायोलॉजिक्स का। बायोलॉजिक्स का नियर इक्विवेलेंट वर्जन होता है, इसमें हम लोग ओरिजिनल बायोलॉजिकल ड्रग की कॉपी बनाते हैं, जो कि आपका कुछ हद तक सस्ता हो जाता है। अब बहुत सारे लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर बायोसिमिलर और आपका जेनेरिक ड्रग ये दोनों क्या सिमिलर होते हैं?
तो ये दोनों आपके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। देखिए कैसे, जो आपका जेनरिक ड्रग तैयार होता है, जेनरिक ड्रग आपका केमिकल कंपाउंड से बनता है। किससे? केमिकल कंपाउंड से बनता है, ठीक है। ये भी आपकी ओरिजिनल मेडिसिन की कॉपी होती है, कुछ हल्का फुल्का चेंज करके आपका ये लाया जाता है, केमिकल मिनरल से आपका बनता है। लेकिन आपका जो बायोसिमिलर्स होता है, बायोसिमिलर आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो आपके सेल्स टिश्यू होते हैं इसकी कॉपी होती है, इसमें केमिकल का आपका इस्तेमाल नहीं होता है। ये चीज़ याद रखना है, यही आपके बायोसिमिलर और जेनरिक ड्रग में अंतर है, और बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर में आपको अंतर पता चल गया होगा। सो दीज आर द मेन अप्रोच ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जिसके लिए हमको क्या बनाना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेटिव हब बनाना है ग्लोबल बायो फार्मास्यूटिकल में इंडिया को, ठीक है। शक्ति का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये आपके शक्ति का फुल फॉर्म है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी के अंदर हमारे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश सरकार ला रही है। क्या कर रही है? पहले तो आपके जितने भी आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है 7, इनका अपग्रेडेशन करेगी सरकार, और साथ ही साथ आपके 3 न्यू NIPR इंस्टीट्यूट खोलेगी। ये याद रखना है। 1000+ एग्रेडेटेड क्लिनिकल ट्रायल साइट्स आपकी बनाई जाएंगी, ताकि आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन मिल सके, ठीक है। क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसर्च इनोवेशन क्रिटिकल डेवलपमेंट एंड स्किल्ड मैन पावर, ये इस स्कीम का मेन आपका रोल है। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में इंडिया को, किसमें? बायो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में, ये इस प्रोग्राम का आपका मेन फोकस एरिया रहेगा। मिनिस्ट्री याद रखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर सबसे इंपॉर्टेंट है। 10,000 करोड़ रुपये 5 साल के लिए दिए गए हैं। बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर, ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो होपफुली आपका ये स्कीम आपने ढंग से समझ ली होगी, कवर हो गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका भारत विस्तार स्कीम। भारत विस्तार आपका एक तरीके से या फिर प्रोग्राम कह लीजिए, स्कीम कह लीजिए, ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यूनियन बजट 2026-2027 में अनाउंस किया गया था। निर्मला सीतारमण के द्वारा अनाउंस किया गया था। बजट में 150 करोड़ का प्रोविजंस इसमें रखा गया है आपके बजट में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसकी आपकी नोडल मिनिस्ट्री है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका करा क्या जाएगा, इसमें आपका एक तरीके से एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म आपका बनाया जाएगा। AI बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो आपके फार्मर्स को गाइड करेगा, डिफरेंट सेक्टर्स में गाइड करेगा AI की हेल्प से, ताकि एक तरीके से उनकी फसल अच्छे से हो सके, उनके ज़मीन पे जो कौन कौन सी फसल उनको उगानी चाहिए, कौन कौन से तरीके से उनको दवाइयाँ डालनी चाहिए, कब कब उनको सिंचाई करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक तरीके से गाइड करने वाला आपका बायो विस्तार प्लेटफॉर्म होगा। एक AI फार्मिंग असिस्टेंट होगा एवरी इंडियन फार्मर के लिए। अब इसमें आपसे विस्तार का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। विस्तार का फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस। सो दिस इज ए फुल फॉर्म ऑफ विस्तार। तो ये भारत विस्तार आपका एक प्रोग्राम है जिसमें क्या करा जाएगा, आपका AI बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा ताकि आपके किसानों की मदद हो सके। की टेक्नोलॉजिकल आपकी बैकबोन इसमें रहेंगी, आपकी याद रख सकते हैं, ऑप्शन में आ सकते हैं। एग्री स्टैक इंटीग्रेशन, I से AR का इंटीग्रेशन इसमें होगा, और AI का हेल्प लेके, इन तीनों के हेल्प लेके ये प्रोग्राम आपका डिज़ाइन किया जाएगा, या फिर AI बेस्ड आपका प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है। इसमें इन तीनों को हेल्प से आपके किसानों को स्मार्ट बनाने की बात करी गई है। सो दिस इज़ अ वेरी आपकी डेडिकेटेड स्कीम है फार्मर्स के लिए, बहुत लॉन्ग विजनरी आपकी स्कीम है, जो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा आपके काम होने वाली है। जिस तरीके से AI की हेल्प हम लोग हर फील्ड में लेते जा रहे हैं, तो ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा आपका टाइम सेविंग रहेगा और कॉस्ट भी सेविंग रहेगा एक तरीके से फार्मर्स के लिए, ताकि एक तरीके से जो हमने टारगेट रखा है अपना कि फार्मर्स की इनकम डबल करनी है, तो इसके लिए ये आपका हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। इसको आप मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्कीम का एग्जाम्पल में, जबकि आपको फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए कोई प्रोग्राम का एक लिखने के लिए आया आपका एस्से वगैरह या फिर क्वेश्चन वगैरह, तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका था भारत विस्तार प्रोग्राम। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब अगला हमको डिस्कस करना है आपका नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, ठीक है। अब ये आपका एक बहुत डेडिकेटेड मिशन है इंडियन गवर्नमेंट का। इसमें हमने टारगेट आपका रखा है
कि 2047 तक, जब तक हमने टारगेट रखा है डेवलप्ड इंडिया बनने का, 2047 तक हम आपका नेशनल सिकल, जो आपका सिकल सेल अनीमिया होता है, इसको पूरी तरीके से इस डिजीज़ को एलिमिनेट कर देंगे इंडिया से। अब सिकल सेल अनीमिया आपकी होती क्या है? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, सिकल सेल अनीमिया आपकी ये होती है कि मान के चलिए ये आपकी रेड ब्लड सेल का मेन इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन किसी कारणवश जब आपकी यही रेड ब्लड सेल सिकुड़ जाए, ये सिकल की तरीके से या फिर सीक की तरीके से हो जाए या फिर क्रिसेंट चांद की तरीके से हो जाए, तो उसे ही आपको सिकल सेल कहते हैं। ठीक है, अब ये एक तरीके से आपका जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है। याद रखिएगा कि ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें कि आपकी रेड ब्लड सेल सिकल की तरीके से बन जाती हैं, फिर क्रिसेंट शेप की आपकी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो आपका ब्लॉक हो जाता है और इसकी वजह से पेन, अनीमिया, इन्फेक्शन और ऑर्गन डैमेज का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये आपका जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, तो ये हमारे इंडिया में अराउंड 1.2% लोगों में ये बीमारी आपकी पाई जाती है। कितने? 1.2% इंडियन में ये पाई जाती है, जिसको गवर्नमेंट अब पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की बात कर रही है 2047 तक। अब इसका पैटर्न समझिए, आपकी इनहेरिटेंस का इसका पैटर्न क्या होता है इस बीमारी का। अगर दोनों माता पिता को, बोथ पेरेंट्स को, अगर आपको ये है सिकल सेल अनीमिया है, तो उनका जो न्यू बॉर्न बेबी होगा आपका, वो एक तरीके से कैरियर बनेगा। चाइल्ड कैन हैव द डिजीज़, उस बच्चे को भी ये डिजीज़ हो सकती है आपकी सिकल सेल अनीमिया। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक पेरेंट को अगर आपको सिकल सेल अनीमिया है, तो उनका जो न्यू बॉर्न बेबी होगा, तो वो चाइल्ड में बी अ कैरियर विदाउट हैविंग द डिजीज़। मतलब कि उस बच्चे में आपके कुछ सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं, वो कैरियर हो सकता है आपके इस डिजीज़ का, लेकिन कह दीजिए कि उससे पूरी तरीके से वो डिजीज़ उसके अंदर प्रेजेंट होगी सिकल सेल एनीमिया, तो ये कहना मुश्किल है, ये चीज़ नहीं होती है। बाकी वो कैरियर होता है, उसकी ऑफस्प्रिंग जो होगी, अगर उसका जो पार्टनर होगा, फीमेल पार्टनर या फिर मेल पार्टनर जो भी होगा आपका, अगर उसको भी सिकल सेल अनीमिया, वो भी कैरियर होगा, तो उनका जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसको भी सिकल सेल अनीमिया होगी 3rd जनरेशन में। होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये। अब इसको एलिमिनेट कैसे करा जाएगा? इसको एलिमिनेट करने के लिए एक तरीके से आपका क्या करा जाता है, बोन मैरो थेरेपी। बोन मैरो थेरेपी या फिर रेड ब्लड सेल की आपकी जो ट्रांसप्लांटेशन होता है एक तरीके से, तो उसके थ्रू आपका ये डिजीज़ आपका क्योर करा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसका एक नोडल मिनिस्ट्री है जो इसको रिमूव करने की बात कर रही है आपकी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ये प्रोग्राम को आपको गवर्नमेंट ने डाल दिया है, 2047 तक इसको आपको ख़त्म करना है। ठीक है, ये बेसिक बातें हो गई। अब यही चीज़ें होती हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। हाई प्रेवलेंस स्टेट अगर आपसे एग्जाम में पूछे, तो ये कुछ आपकी स्टेट हैं, सेलेक्टेड रीजन्स हैं, जहाँ से आपको पहले गवर्नमेंट स्टार्ट करना चाहती है, जहाँ पर ये सारे केसेस बहुत पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल ओवर इंडिया ये यूनिफॉर्मली आपका एक तरीके से प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करा जा रहा है, तो वो ऐसा नहीं है। एक तरीके से गवर्नमेंट पहले स्पेसिफिक सेक्टर जो आपके स्पेसिफिक स्टेट है उनको पहले टारगेट कर रही है। ठीक है, एक तरीके से बेनिफिशरीज पहले इनमें आपके होंगे हाई रिस्क पॉपुलेटेड एरिया, ट्राइबल कम्युनिटीज़ होंगी आपकी, चिल्ड्रन एडोलेसेंट, पहले यंग को पहले ट्रीट करा जाएगा, प्रेग्नेंट वुमेन को आपको स्क्रीनिंग करते वक्त इनको ट्रीट करने की बात गवर्नमेंट ने पहले करी है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये, और ये की कंपोनेंट ऑफ द मिशन होगा कि पहले हम स्क्रीनिंग करेंगे, फिर एक जेनेटिक स्टेटस कार्ड बनाएंगे, जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे, ट्रीटमेंट एंड केयर करेंगे, अवेयरनेस कैंपेनिंग बढ़ाएंगे, डिजिटल इकोसिस्टम। अब ये सब कुछ बेसिक प्रक्रिया होती है जो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जो खास चीज़ें थी मैंने आपको बता दी कि आपकी ये क्या होती है, कैसे आपकी क्योर करी जाती है। ठीक है, कितने % आपके इंडिया में मोटे मोटा पाए जाते हैं, इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये समझ लीजिए 2047 तक इसको एलिमिनेट करने की बात इंडियन गवर्नमेंट ने आपकी करी है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से आपका प्रोग्राम है, ठीक है, जो रन करा जा रहा है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की तरफ। एक आपका 2014 में मिशन इंद्रधनुष आपका लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या होता था, आपके कंप्लीट वैक्सीनेशन मिशन था आपका हर बच्चे के लिए, और साथ ही साथ आपके हर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। ठीक है, हर बच्चा जिसकी उम्र आपकी 0 to 2 ईयर्स है, और आपकी जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको
वैक्सीनेशन के लिए, उनका टीकाकरण के लिए ये प्रोग्राम आपका लाया गया था, मिशन इंद्रधनुष। इसमें उसी का आपके कह सकते हैं बच्चे और साथ ही साथ वो प्रेग्नेंट वुमेन जो आपको एक तरीके से इस प्रोग्राम से रह गई थी, मतलब बेनिफिशियल नहीं थी, अब उनको क्योर करने के लिए या फिर उनको इंक्लूड करने के लिए आपके इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष आपकी सरकार लेके आई थी 2017 में, अक्टूबर 2017 में ये प्रोग्राम लाई थी। लेकिन ये अभी भी फेज्ड मैनर में रनिंग में है, तो इसीलिए आपके एग्जाम में ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसमें आपको बेसिक ये याद रखना है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसका आपका मेन ऑब्जेक्टिव है आपका टू रीच एवरी चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट वुमेन, इंश्योर देयर कंप्लीट वैक्सीनेशन, प्रिवेंट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी और टू बिल्ड अ हेल्दी एंड स्ट्रांग इंडिया। ये कह सकते हैं आपका इसका मेन उद्देश्य है आपका, ठीक है, स्कीम का। अब समझ लीजिए, जब ये बात हो गई आपकी, तो इसमें पूछा जाए आपसे कि कौन कौन सी आपकी डिजीज़ हैं जो कि आपकी इसके अंडर कवर होती है, मिशन इंद्रधनुष या फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष में। ये आप एक तरीके से आपकी ट्यूबरक्लोसिस हो गई, पोलियो हो गई, डिप्थीरिया हो गई, और आपका वूपिंग कफ हो गया, टेटनस हो गया, मीजल्स हो गया, हेपेटाइटिस बी, मतलब कि 7 मेन डिजीजेस और प्लस एक्स्ट्रा और भी डिजीजेस है जिनकी क्योर करने के बाद या फिर जिसको टारगेट मैनर में एक हटाने के बाद गवर्नमेंट ने इस मिशन में आपकी करी है। तो ये था आपका इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, जो कि इम्पॉर्टेंट था एक तरीके से रिकॉल कराने के लिए आपको कि ऐसा ही अगर आ सकता है तो आप लोग उसे टिक करके सही आएंगे। ये मेन आपके डिजीजेस याद रखिएगा, और एक तरीके से कौन कौन इसमें कवर होता है। 0 to 2 ईयर्स के आपके बच्चे होते हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन, अनवैक्सीनेटेड एंड पार्शली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन, और लेफ्ट आउट एंड मिस्ड चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होते हैं। ये सारे टारगेट इनके सेक्टर्स हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्कीम की तरफ, समग्र शिक्षा 2.0 स्कीम। अब ये स्कीम आपकी क्यों लाई गई है? ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान जो आपका इंडियन गवर्नमेंट लेके आई थी, उसका एक एडवांस वर्जन है। इसमें क्या होता है, आपके इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी बच्चे हैं आपके, वो सारे बच्चे आपके पढ़ लिख सके, इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12 तक के सबके एजुकेशन की इंश्योर करने के लिए ये प्रोग्राम आपका काम करता है। मेन ये आपका लाया गया है प्रोग्राम आपका समग्र शिक्षा 2.0 स्कीम, ताकि ऑल ओवर इंडिया आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको हर स्कूल में आपके इम्प्लीमेंट करा जा सके, इसीलिए ये लाया गया था। फोकस ऑन इक्विटी एंड इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन इसका मेन टारगेट रहने वाला है। जेंडर गैप को ब्रिज करना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना, और होलिस्टिक डेवलपमेंट चिल्ड्रन का करना, टीचर और एजुकेशन और ट्रेनिंग पे काम करना आपके समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 का मेन काम रहने वाला है। अच्छा, इसमें आपको ये क्या सबसे मेन चीज़ इसमें याद रखना है आपको कि मेजर इसके कंपोनेंट आपके कौन कौन से रहने वाले हैं, किस किस सेक्टर पे आपके इस स्कीम के अंडर काम करा जाएगा। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी फॉर अर्ली ग्रेड्स के लिए आपके काम करा जाएगा। निपुण भारत मिशन है आपका, जो इसी की बात करता है आपका कि बेसिक लिटरेसी या फिर आपका बेसिक, आप ये कह सकते हैं कि कोई भी आपका कब पढ़ा लिखा माना जाएगा, जब वो बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक आपका रीडिंग, कोई चीज़ को पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो वो उसको पढ़ लिख सके और कुछ बेसिक कैलकुलेशन वो कर सके, तभी उसको पढ़ा लिखा माना जाएगा, ठीक है। तो ये निपुण भारत स्कीम इसी के रिलेटेड था, इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। स्मार्ट क्लासरूम बनाने की बात करी गई है, आईसीटी इन एजुकेशन सेक्टर की बात करी गई है, गर्ल एजुकेशन एंड जेंडर इंक्लूजन की बात करी गई है, ठीक है। इसी के तरीके से और भी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हैं। एक तरीके से नेशनल लेवल पे समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 का इम्प्लीमेंटेशन आपका हो रहा है। सबसे बेसिक बात इसमें आपका क्या करा जाएगा, आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करने की होलिस्टिक मैनर में ऑल ओवर इंडिया में बात करी गई है आपके समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 में, ठीक है। ये इसका मेन काम था। होपफुली आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग उसको टिक करके आएंगे। अब टारगेट ग्रुप आपके पूछा जा सकता है, तो ऑल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल टीचर्स, चिल्ड्रन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू 12th, चिल्ड्रन विद स्पेशली नीड्स, इन सारे लोग को आपके कवर करा जाएगा, ठीक है। अब एक तरीके से आपका प्री प्राइमरी से क्लास 12th लेवल तक है, ये याद रखिएगा।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपके 3+3+3+4 फार्मूला जो था, होपफुली आपको ये पता होगा। इसके थ्रू आपका ये लाया गया है प्रोग्राम। जैसे कि पहले प्री प्राइमरी आपका जो फाउंडेशन प्रोग्राम होता है, जो एक तरीके से कह सकते हैं, उसके बाद आपका प्राइमरी ग्रेड का आपका आता है, फिर आपका क्या होता है अपर प्राइमरी आता है, फिर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है। एक तरीके से ये 4 लेवल में डिवाइड किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो इन चारों स्पेसिफिक सेक्टर्स को इस स्कीम के अंडर और ज़्यादा इम्प्रूव करने की बात करी गई। तो ये समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 थी। अब नेक्स्ट चलते हैं अपना, अगली स्कीम है आपकी लखपति दीदी स्कीम। अब ये पूछी जाए आपकी, तो ये आपकी 15 अगस्त 2023 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च करी गई थी। इसमें अब जो लेटेस्ट टारगेट आपका रखा गया है कि 3 करोड़ लखपति दीदीज हमको ऑल ओवर इंडिया बनानी है। एक तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेल्प लेके उसमें जो आपकी औरतें होती हैं, एसएचजी में जितनी आपकी औरतें होती हैं, उन सभी की आपकी इनकम जनरेट करना, उनको व्यवसाय के साधन देना या फिर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देना उनको, ताकि और उनको रिसर्च एंड ट्रेनिंग देना, ताकि आगे चल के वो एवरेज में आपका 1 लाख पर एनम तक का कमाए। ये गवर्नमेंट का मेन टारगेट है। और अब तक इसमें इंडिया ने आपके 2 करोड़ लखपति दीदी इन्होंने बना दिए हैं। इनके हिसाब से 2 करोड़ लखपति दीदी बन गई हैं। और अब नेक्स्ट टारगेट है आपका 3 करोड़ वुमेन को इंक्लूड करना। सो दिस इज़ अ वेरी डेडिकेटेड स्कीम फॉर वुमेन एसएचजी। और कौन कौन से सेक्टर्स में आपके इंक्लूड करे जाएंगे? एग्रीकल्चर एंड अलैड एक्टिविटीज़, फूड प्रोसेसिंग में, हैंडीक्राफ्ट, डेयरी सेक्टर, पोल्ट्री एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। इन सभी सेक्टर्स में मिलजुल के एसएचजी आपके काम करेगा, ठीक है, ताकि आपकी औरतों की आमदनी बढ़ सके, ठीक है। तो मेन आपको टारगेट याद रखना है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसको जरूर याद रखिएगा। इम्प्लीमेंटेड थ्रू DRLM, मतलब कि DNRLM के थ्रू ये आपका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के थ्रू आपका ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। एसएचजी लिंक है, याद रखिएगा आपको, लखपति दीदी योजना। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नोडल मिनिस्ट्री याद रखिएगा और 3 करोड़ जो टारगेट है ये याद रखिएगा। और डिफरेंट सेक्टर्स हैं, ये तो आपको वैसे भी बेसिक क्लियर ही होगा कि ये डिफरेंट सेक्टर्स वैसे भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये था आपका लखपति दीदी स्कीम। अब चलते हैं आगे, सुकन्या समृद्धि योजना। अब ये भी आप समय समय पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। इस पर गवर्नमेंट हर आने वाले वक्त में धीरे धीरे चेंजमेंट करती जा रही है। हर आने वाले वक्त में गवर्नमेंट इसमें जो आपका एक कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट, सरकार हर आने वाले वक्त में फाइनेंशियल ईयर में धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है। बहुत ज़्यादा एक तरीके से आपकी डेडिकेटेड स्कीम है बच्चों के लिए और वुमेंस के लिए कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो सुकन्या समृद्धि स्कीम आपकी 2015 में लॉन्च करी गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी आपकी नोडल मिनिस्ट्री है, ये याद रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें होता क्या है आपका? इसमें आपकी जो गर्ल चाइल्ड होती है उसके नाम पे एक अकाउंट खुलता है। वो अकाउंट आपके मेनली पोस्ट ऑफिस में खुल सकता है या फिर किसी भी आपके ऑथराइज्ड बैंक जो आपके हैं उसमें अकाउंट आपके बच्चे के नाम पे खोला जाएगा। और मिनिमम डिपॉजिट आप कर सकते हैं 250 रुपीज़ पर एनम और मैक्सिमम डिपॉजिट आप कर सकते हैं 1.5 लाख पर एनम, इतना आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अकाउंट का टेन्योर आपका होता है 15 साल के लिए अकाउंट खुलता है आपका। और इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है जब लड़की आपकी 21 साल की हो जाती है, तब इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जब लड़की की एज आपकी 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगी तो पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हैं। 18 ईयर्स की हो सकती है तो हायर एजुकेशन के लिए उसके पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है। ये भी लड़की के साइन के बाद आपके विड्रॉल किया जाएगा, ये याद रखना है। 50% ऑफ द बैलेंस कैन बी विड्रॉन आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, ठीक है। एक तरीके से उसके बाद जब लड़की आपकी 21 साल की हो जाएगी तब उसकी शादी के लिए और उसके फ्यूचर के लिए पूरा पैसा निकाला जा सकता है, जिसमें गवर्नमेंट भी आपकी कंट्रीब्यूट करती है, ये याद रखना है। प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द अकाउंट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। ये आपको सबसे याद रखना है, बेसिक चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। मिनिमम डिपॉजिट, मैक्सिमम डिपॉजिट, कौन सी मिनिस्ट्री नोडल एजेंसी है, और 18 ईयर वाला क्राइटेरिया, 21 ईयर वाला क्राइटेरिया, ये याद रखना है। और इसमें मैं कहूँ आपको
इसके टारगेट बिल्कुल बेसिक से बात है, एजुकेशन के लिए, फिनेंशियल सिक्योरिटी फ्यूचर में लड़कियों की मेंटेन रखने के लिए, और एक तरीके से उनके शादियों के लिए, मैरिज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए ये आपकी स्कीम लाई गई है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। गर्ल चाइल्ड बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज कैन ओपन एन अकाउंट। कोई लड़की है जिसकी 10 साल से उम्र आपकी कम है, उसके नाम पे अकाउंट आपका खोला जा सकता है। मैक्सिमम आपके एक घर में 2 बच्चों का अकाउंट खोला जा सकेगा। कितने? 2 बच्चों का अकाउंट खोला जा सकता है। लेकिन अगर कोई ट्विन अगर पैदा हो गई हैं तो ट्रिपलेट आपका अलाउड होगा, ट्रिपलेट अलाउड होगा, वो भी आपके 2 अकाउंट के तौर पे माना जाएगा। ठीक है, तो 3 अकाउंट आपके खोले जा सकते हैं, याद रखिएगा। वैसे मैक्सिमम सिर्फ 2 ही अकाउंट आपके खोले जा सकते हैं। अकाउंट कैन बी ओपनड बाय पेरेंट्स एंड लीगल गार्जियन। ठीक है, इनके थ्रू आपका अकाउंट खोला जा सकता है। किसके नाम पे होगा? लड़की के नाम पे आपका अकाउंट खोला जाता है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत ज़्यादा आपकी एक महत्वाकांक्षी स्कीम है, याद रखिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना आपकी। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। मिनिस्ट्री कौन से थे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ना टिक करके आ जाना, ठीक है, गलत हो जाएगा। वो मिनिस्ट्री में आपको खेलता है यूपीएससी हमेशा। तो हो गया सुकन्या समृद्धि योजना। अगला है हमारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। ये आपका जैसे कि डेडिकेटेड हमने मिशन लॉन्च किया था, आपका नेशनल मिशन ऑन पाम ऑयल। पाम ऑयल पे मिशन हमने लॉन्च किया था। उसके बाद अब नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल गवर्नमेंट ने आपके लॉन्च किया था 2021 में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसकी आपकी नोडल मिनिस्ट्री है, ये याद रखना है। इस स्कीम का आपको लाने की एक तरीके से ज़रूरत क्यों पड़ी? अराउंड 50 to 55% जितना भी एडिबल ऑयल हम लोग खाते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं बाहरी देशों से, याद रखना है, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस सेक्टर में गवर्नमेंट आपको क्या कर रही है? ये मिशन लेके आई है। ठीक है, एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन जो आपका है 102.5 लाख टन एस्टिमेट किया गया था 2023-24 में, और इसका एरिया आपका एक्सपेंड कर दिया गया है। टारगेट अब रखा गया है कि अब 60 से 65% एरिया में आपके एडिबल ऑयल की खेती करी जाए। जैसे कि आपकी सरसों हो गई, इसकी खेती करी जाए। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आपका एक तरीके से कह सकते हैं पहले आपका 34 से 35% होता था, अब एरिया एक्सपेंड करके यही आपका एडिबल प्रोडक्शन जो है एडिबल ऑयल का, ये और ज़्यादा बढ़ाने की बात गवर्नमेंट कर रही है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव है इसकी स्कीम के, यही ऑब्जेक्टिव है इसके, इंक्रीज एडिबल ऑयल प्रोडक्शन करना, इनकम फार्मर की बढ़ाना, जो डबल इनकम करने की बात कर रही है सरकार, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपकी विजनरी स्कीम है। और एक तरीके से गैप को कम करना आपके डोमेस्टिक डिमांड में एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एडिबल ऑयल, मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन एडिबल ऑयल, ये स्कीम का मेन काम है आपका। अब ये हो गया। इसमें आपसे ये पूछ सकता है फोकस एरिया या फिर फोकस स्टेट आपको पूछा जा सकता है। तो प्रायोरिटी एरिया आपके रहने वाले इसमें आसाम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम, या फिर आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य कह सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपके कह सकते हैं, और अदर सुटेबल एरिया भी इसमें रहने वाले हैं, लेकिन ये आपके मेन फोकस्ड एरिया है। ये इसमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपना भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम की तरफ। इसमें क्या आपका करा जा रहा है? यह आपका 2020-21 में मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा आपकी ये लॉन्च करी गई थी। इट इज़ अ सब स्कीम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना का एक तरीके से कह सकते हैं ये आपकी सब स्कीम है। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या होने वाला है? प्रमोट नेचुरल फार्मिंग एंड बायोलॉजिकल इनपुट। जितने भी आपकी केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करा जा रहा है, अब जिस तरीके से आपका इस समय बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ टेंशन की स्थिति बनी हुई है जब से आपके ईरान वॉर हुआ है, जिसकी वजह से आपके फर्टिलाइज़र की किल्लत बहुत ज़्यादा हो गई है। गवर्नमेंट किसी तरीके से उसको मीट कर रही है टारगेट को, लेकिन अब उसी लिए गवर्नमेंट आपका इस स्कीम को बहुत प्रमोट कर रही है। तो एक तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये नेचुरल फार्मिंग को गवर्नमेंट प्रमोट करने की बात कर रही है, बायोलॉजिकल इनपुट का इस्तेमाल करने की बात कर रही है,
केमिकल फर्टिलाइजर को कम इस्तेमाल करने की बात करें, पेस्टिसाइड को रिमूव करने की बात करें जा रही, इसकी वजह से आपकी सॉइल की हेल्थ और फर्टिलिटी बढ़ेगी और नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन आपका होगा और फार्मर्स की इनकम और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ हम लोग एक कदम आपका बढ़ाएंगे। तो ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम आपका है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ करा गया है। इसमें बेसिकली आप करा जाता है कि काऊ डंग का इस्तेमाल करके खाद के तौर पे इस्तेमाल करना उसको। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच मतलब कि इम्प्लीमेंटेड इन क्लस्टर 50 फार्मर्स इन क्लस्टर कैन प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग के लिए लगभग 50 या फिर उसके आसपास किसान आपका क्लस्टर फार्मिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस इसमें दी जाएगी आपके। प्रीमियम एंड सर्टिफिकेशन अप्रोच भी इसमें सरकार आपका देगी। मार्केट का लिंक करेगी सरकार ताकि जो आपका प्रोड्यूस होगा उसकी बिक्री करी जा सके। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज भी आपका है इसमें होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये सारे स्कीम के मेन ऑब्जेक्टिव हैं। एक तरीके से नेचुरल फार्मिंग की बात करी गई है। नेचुरल फार्मिंग की एलिजिबल इसमें आपके कौन कौन होने वाला है? स्मॉल एंड नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मर आपके जो होते मार्जिनल फार्मर होते हैं सॉरी, वो एलिजिबल आपके इसमें होंगे। फार्मर्स हु वांट टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग, वो भी आपके इसलिए एलिजिबल स्कीम के लिए। और FPO जो आपके होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप होते हैं, ये भी इस स्कीम के थ्रू आपका लाभ ले सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें वुमेन फार्मर्स को प्रेफरेंस दी जाती है। और अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर नेचुरल फार्मिंग, ये इसके लिए एलिजिबल जो आपके क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें हैं, ये एग्जाम में पॉइंटर के तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, सबसे मेन तो इसमें याद रखनी है कि ये सब स्कीम है आपकी PKVY की, यानी कि परंपरागत कृषि विकास योजना की। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसका नोडल एजेंसी है और इसमें क्या करा जाएगा? नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करा जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपका ये भी कवर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। अब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना बहुत दिन से पुरानी से चली आ रही है, होपफुली पूछा जा सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लीजिए। 2014 में से लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आपकी नोडल एजेंसी है। और कौन से मिशन के अंडर से लाया गया है? आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करा जा रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव टारगेट इसके होते हैं कि आपके यूथ को स्किल प्रोवाइड करना ताकि वो लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपकी क्रिएट कर सकें और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ सके, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वो बढ़ सके। इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड उनका बढ़ाना, ये आपका स्कीम का मेन काम है। टारगेट ग्रुप इसमें आपके होते हैं रूरल, पुअर, यूथ और उनकी फैमिलीज़। एज लिमिट इसमें रखी गई है 15 से 35 साल, जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, आपके बेनिफिशियल हो सकते हैं। बेसिक प्रायोरिटी आपके SC ST और डिसएडवांटेज और वुमेन ग्रुप को दिया जाएगा, वो भी रूरल एरिया से। ये इसका मेन काम है आपका। ठीक है, इसमें आपका उनकी ट्रेनिंग करी जाती है, उनकी प्लेसमेंट करी जाती है डिफरेंट एरियाज़ पे। उनके लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी होती है जब तक वो ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट भी होता है और एक तरीके से आपका माइग्रेशनल सपोर्ट भी आपका इसमें पाया जाता है। ट्रेनिंग कौन कौन से सेक्टर में दे सकते हैं? रिटेल IT सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक, हॉस्पिटैलिटी, केयर, बैंकिंग, कस्टमर सर्विस। बेसिकली आपके IT सेक्टर में ज़्यादा रोल ये स्कीम आपकी प्ले करती है। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपसे पूछ सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मैंने बताया आपको, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो आपकी होती हैं आपकी SRLM की, ये इम्प्लीमेंट कर सकती हैं आपके DRLM। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना इम्पॉर्टेंट स्कीम थी। इसी के साथ साथ ही आपकी जो पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट चला रही है उसको ज़रूर याद में रखिएगा। ठीक है, जैसे कि अटल पेंशन योजना, इसमें कितने एज क्राइटेरिया आपकी होती है कि 18 से 40 साल तक के जो आपके लोग होते हैं वो उस स्कीम के लिए आपके अप्लाई कर सकते हैं। जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो उनको आपकी कितनी आपकी पेंशन दी जाएंगी? 3000 पर मंथ आपकी दी जाएगी। ठीक है, मैं और एक तरीके से आप कह सकता हूँ, अब तो एक ऐसा सेक्टर भी आपका आ रहा है जिसमें 5000 पर मंथ तक की गवर्नमेंट बात कर रही है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी तरीके से आपका एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर उनके लेबर होते हैं उनके लिए भी सरकार आपकी एक पेंशनरी स्कीम लेके आई है और आपके जो किसानों के लिए भी आपकी स्कीम लेके आई है। और अटल पेंशन योजना ओवरऑल पूरे संगठन के लिए है आपका। इसी तरीके से एक चीज़ और याद रखिए आपका कि जो आपकी विधवा पेंशन योजना थी और साथ ही साथ आपकी वृद्धा पेंशन योजना या फिर ओल्ड एज पेंशन स्कीम थी, इन समय पहले आपके 500 रुपये मिलते थे, अब वही आपके 1000 रुपये कर दिए गए हैं। 1000 रुपये पर मंथ कर दिए गए हैं। ये 3 मंथ या फिर आपका
कहिए 3 मंथ होने पे आपके 3,000 रुपये एक बार में आपके खाते में आते हैं। हर मंथ नहीं आते हैं, हर तीसरे महीने 3,000 रुपये खाते में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक चीज़ें थी, ये स्कीम थी जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके आ सकती है एग्जाम में। तो उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम मैं आपके लिए लेके आया था। होपफुली लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इससे आपका बहुत ज़्यादा आउटपुट निकलने वाला है। आपके 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके इन लेक्चर से कवर हो जाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल पे मैंने ऐसी और वीडियो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बना रखी हैं, तो वो जाके आप विजिट कर सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। एक आपका जियोग्राफी का लेक्चर है जिसमें मैंने करंट अफेयर्स का पूरे साल भर का कवर किया है, और उसके साथ साथ ही आपके जो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका एक एमसीक्यू सेशन मैंने क्रिएट किया है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया है। तो इस तरीके से हमने ये लेक्चर आपका कंप्लीट किया है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक गाइस, आप सभी को यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की बहुत ज़्यादा हार्दिक आपकी शुभकामनाएं, और आप सभी बहुत अच्छा करके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।